पिछली क्लास में हम एवरेस्ट में शिखर यात्रा के लेसन पढ़े थे और उसका लेसन का कंटिन्यूएशन हम बोलेंगे। आज एवरेस्ट में शिखर यात्रा बछेंद्री पाल ने किस तरह से एवरेस्ट की आरोहण किया, एवरेस्ट शिखर पर किस तरह से चढ़ी है, किस तरह की मुश्किलें उन्होंने झेली है और आगे तक कैसे पहुंच गए, वहाँ पर हमको इस पाठ द्वारा हमको दिया गया है। देखिए मैं उस लेसन का कंटिन्यूएशन कर रही हूँ। अब तक हम क्या सीख लिए, कहाँ तक चढ़ी, किस तरह से चढ़ी, वहाँ पर पर्वत के ऊपर चढ़ते वक्त क्या बेस कैंप पर किस तरह से, आखिर में हम पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़े थे, लास्ट में 2 महिलाएं थी, पहली बार 2 महिलाएं बेस कैंप तक, जो पहली बेस कैंप थी वहाँ तक पहुँचने में समर्थ रहे हैं। यहाँ पर ये 2 ही महिला थी वहाँ तक पहुँचने वाली बोलकर वहाँ पर तभी वॉकी टॉकी में उनका समाचार सुनते ही उनका जो ट्रेनर थे या कोई कुछ थे वो समझ लिए देखिए अरे ये महिलाएं बोलकर खुश हो गए, महिला होकर भी इतना दूर तक चढ़ पाए वहाँ तक बोलकर खुश हो गए। और नेक्स्ट क्या होगा देखिए, अंगादोरजी लोकसंग और गंगा विभास अतः साउथ पोल पहुँच गए हैं। 29 अप्रैल को 7,900 मीटर की उन्होंने कैंप चार लगाए। यहाँ संतोषजनक प्रतीक थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तिरंगाजी ने अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शहर पर पुलिस से बातचीत की है। जब मेरी बारी आई मैंने अपने परिचय कहा कर दिया कि बिल्कुल है नौसा किया और एवरेस्ट मेरे पहला अभिनय थी। तेनजिंगा हंसे हुए और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभिनय है। वहाँ पर तेनजिंगा ने वहाँ पर उनके साथ बात करते हुए बोला है नौसा क्या बोले तो क्या पहले उनको बिना एक्सपीरियंस वाले पहले चलने वाले सीखने वाले नौसा क्या बोले तो नया सीखने वाले मैं भी पहले बार एवरेस्ट सीखने वाले सभी लोग इस एवरेस्ट के लिए सभी लोग नए हैं बोलकर वो हंसते हुए कहते हैं। लेकिन यहाँ भी स्पष्ट किया है कि शिखर पर पहुँचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा। वहाँ पर तेनजिंगा को 7 बार इस एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने के लिए 7 बार प्रयत्न करना पड़ा। आखिरकार वो 7 बार के प्रयत्न के बाद क्या हुआ देखिए, पहुँचने पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्हें कहा कि तुम एक ही पक्की पर्वती लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुँच जाना चाहिए। वो कहते आपके खाने के ऊपर हाथ रखते हुए तुम तो पक्का पर्वत चढ़ने वाली लड़की लगती है, पर्वतारोही लगती हो, तुम तो एक ही बार में चढ़ लोगी बोलकर उनको हंसते हुए कहते बछेंद्री पाल से। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पौर्णिमा के दिन मैं लासा की बर्फीली सिद्धि ढाल पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। वहाँ पर 15 और 16 में 1984 में ये बेस कैंप यहाँ पर तीसरी कैंप में पहुंच गए थे। वहाँ पर उस दिन क्या था, बुद्ध पौर्णिमा का दिन था। लासा के बर्फीले जो हिमू पर्वत है वहाँ पर पहुँचने तक 15 और 16 में लगा। मैं 10 और व्यक्ति थे। लोग संग तस्रीम मेरे तंबू में थे। एंडी शौरभ तथा और अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाई में रहने वाले शेपर दूसरे तंबू में थे। यहाँ पर नजदीक 10 लोग थे। वहाँ पर अलग अलग तंबू में छोटे छोटे तंबू थे ना, वहाँ पर बेस कैंप थे, उसमें अलग अलग थोड़े लोग इसमें थे थोड़े लोग उसमें थे बोलकर बछेंद्री पाल जी एक्सप्लेन कर रहे। गहरी नींद में थी वो, वहाँ पर क्या हुआ गहरी नींद में थी, सोई हुई थी कि रात के 12:30 बजे लगभग मेरी सिर पर पिछले हिस्से में किसी की एक सख्त चीज की टकराने में मेरी नींद अचानक खुल गई। वहाँ पर 12:30 बजे गहरी नींद में थी, उस बेस कैंप में चलने के कारण वहाँ पर उसमें सो रही थी। एक ही बार अचानक वहाँ पर उसके ऊपर कुछ गिरा सा हुआ, बड़ा सा चीज गिरा हुआ महसूस हुआ उसको। एक जोरदार धमाका भी था। तभी मुझ में महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत बड़ी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे चुपलाती हुई चल रही थी। मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। तब उसके ऊपर वो बड़ा सा बर्फीला कुछ आकर गिरा तो उसको सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन निकल नहीं पा रहा। क्या हुआ देखिए, एक ही बार इतना अचानक उस पर्वत में एक ही बार कुछ आकर गिरा तो किस तरह से महसूस होता है, क्या डर गई थी तो क्या हुआ मेरे साथ। यहाँ क्या हो गया था, एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लासा ब्रासीलिया से टूटकर नीचे आ गया।
ग्लेशियर बोलकर आपको पहले बोली थी, बर्फीला नदी था। वहाँ पर उस बर्फीले नदी से जो जमा हुआ बर्फ था चट्टान के ऊपर से नीचे गिर रहा था, तो इसलिए बेस कैंप के ऊपर भी वो बड़ा सा बर्फीला का इनके बेस कैंप के ऊपर पड़ गया था। हिमखंड बर्फ के टुकड़े था। जमी हुई बर्फ के इस विशाल प्रतापपुंज में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जन के साथ सीधी डालने से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया था। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। एक यह आश्चर्य थी कि किसी की मृत्यु नहीं। वहाँ पर उसके बेस कैंप के ऊपर पड़ा तो सबको चोट लगी थी, लेकिन किसी भगवान की वजह से किसी का भी मृत्यु नहीं हुआ। सब लोग सुरक्षित थे, लेकिन छोटे मोटे उनकी चोट लगी थी बोलकर बोल रहे थे। लोग सब अपनी शिवास छुरी की मदद से हमारे तंबू के रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लगे गए। थोड़ी सी भी देर सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिमपिंडी को मुश्किलों से हटाते हुए उन्होंने मेरे चार तरफ खड़े जमी बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कड़ से निकालकर बाहर खींच लिए। मैं सफलता हो गई। वहाँ पर क्या, उसके ऊपर बर्फ जो पड़ा था, बर्फ में जमी गई थी, उसको सांस लेने में मुश्किल आई थी। थोड़ी भी देर करा था उसको बचेंद्री पाल की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन तभी क्या सभी लोग वहाँ पर आसपास के लोग देखे और उसके बर्फ से निकाले और उसकी प्राण की रक्षा की। नहीं तो उसका प्राण भी चले जाते थे। एवरेस्ट शिखर यात्रा में उस एवरेस्ट तक पहुँचने तक बचेंद्री पाल का मृत्यु भी हो जाता था, लेकिन भगवान की कृपा से उसको कुछ भी नहीं हुआ बोलकर बोल रहे। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई से प्रातः 8 बजे तक हमें प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए। सभी क्या 3 से पूरे 4 कैंप थे। 4 कैंप में अब तीसरा कैंप में थे और नेक्स्ट दूसरा कैंप में पहुंच गए। सभी जो हॉस्पिटल का दल थे, उनके सुरक्षा दल थे, सभी लोग उनको उस सुरक्षित कैंप 2 के ऊपर ले गए। जिस शेरपे ने टांगा हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद की बनाई हुई स्ट्रेच पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल कुल्लार ने शब्दों में यहाँ इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। वहाँ पर उनके साथ जो व्यक्ति था उसका टांग टूटा हुआ था, तो उसके स्टेज के ऊपर उसको लिटाकर उनको बनाए स्टेज के ऊपर लिटाकर उनको ले गए, नीचे ले गए और सुरक्षित के लिए उनको अब पैर टूट गया तो ऊपर तो नहीं चल सकते ना, तो उनके सुरक्षा के लिए नीचे जो सुरक्षा दल ने ले लिया। सभी ने 9 पुरुष सदस्यों को छोटी अथवा टूटी हड्डी आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल कुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? तभी क्या हुआ, सभी लोग, बहुत सारे लोगों को छोटे मोटे गाँव लगे थे ना, उनको जो गाँव थे उनको सभी को नीचे भेज दिया गया, सुरक्षित प्लेस को भेज दिया। तभी कर्नल बड़े कर्नल थे ना, उन्होंने बचेंद्री पाल के तरफ देखते हुए, क्या तुम डर गई थी? जी हाँ, कोई भी डर जाता है। इतनी बड़ी ऊंचाई में इस तरह का घटना हुआ तो कोई भी डर जाता, तो वो भी बोली हाँ मैं डर गई थी। क्या तुम वापस जाना चाहोगे? तो कर्नल ने पूछा, क्या तुम वापस जाओगे? क्या बोलेगे? नहीं, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कही, वो बिना घबराए कही, नहीं मैं नीचे नहीं जाऊंगी, मैं एवरेस्ट के ऊपर जाना चाहती हूँ। जैसे ही मैं साउथ पोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन ही अपने महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। वहाँ पर नेक्स्ट दिन वो बेस कैंप के ऊपर पहुंचने से नेक्स्ट दिन किस तरह से चढ़ाई करना चाहते उसके बारे में जानकारी प्राप्त आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए। मैंने खाना, कुकिंग, इतिहास तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किया। जब दोपहर 1:30 बजे डिस्सा आए, उन्होंने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करना था। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे बड़ी बोझ लेकर बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। वहाँ पर धीरे धीरे आ रहे थे, इसलिए बोले तो उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था और एक आदमी था बिना ऑक्सीजन सिलेंडर एवरेस्ट का चढ़ना चाह रहा था, तो उनके पास बहुत सारा सामान था, खाने के सामान था। तो पहले ही उस कैंप पे ऊपर पहुंच गई थी और जो पीछे आ रहे थे उनके साथ ही अगली चढ़ाई करना था, इसलिए वो सोच रही थी अरे कैसा होगा बोलकर वो सोच रही थी। क्या हुआ था, दोपहर बाद मैंने अपने दान में दूसरे सदस्यों की मदद करना और अपने एक थमरस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैंने कैंप क्षेत्र में बाहर आ रही थी, मेरे मुँह लाकर
उनके लिए चाय थर्मस में चाय लेकर गई थी उनको पीने के लिए और उनको दे दी। मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे मुझकी से मिलने थी, मुझे की से मिलने थी। की बोलकर और एक व्यक्ति था, उससे भी मिलने का था। क्यों बोले तो ये सारे मिलकर और आगे की चढ़ाई करने वाले थे। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को भी देखा। वहां मुझे देखकर अक्का बक्का रह गया। वहां पर उसको देखकर ही वो आश्चर्यचकित हो गया, अक्का बक्का बोलकर आश्चर्य हो गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचे हुए? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी और की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल में सदस्यों की मदद क्यों नहीं करना चाहिए कि हंसे और उनके पेय पदार्थ में प्यास बुझाए। लेकिन उसने मुझे अपने ठीक ले जाने नहीं कहा। वहाँ पर क्या उनके प्यास बुझाने के लिए उनको शायद वगैरह, लेकिन वो कहे तुम नीचे मत जाओ बोलकर उनको बता दिया बचेंद्री भाई को। थोड़ी देर बाद साउथ पोल कैंप से लहटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ पोल पर जैसे भी सुरक्षा और आराम की जगह उतारी थी उस पर लौटे आए। साउथ पोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर साउथ पोल है जो कठोर पर्वत में जो मुश्किल जगह थी, वहाँ पर हम पहुँच गए थे। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई। वहाँ पर जब एक ही दिन में पर्वत नहीं चढ़ सकते ना, तो बहुत दिन लगे और नेक्स्ट दिन वो 8 बजे उठकर तैयार हो गई थी और पिछली की चढ़ाई करने के लिए। बर्फ पिघला और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आदि चॉकलेट का हल्का सा नाश्ता करने के बाद मैंने लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगा दोजा के बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं थे। अंगा दोजा बोलकर उनके साथ एक व्यक्ति थे, वो बाहर खड़े थे। वो बर्फ था, जो बर्फ से वहाँ पर बर्फ पिघलाकर चाय बनाई और थोड़ा सा नाश्ता करने। और अंगादोबाज जी है वहाँ पर उनके साथ बाहर खड़े थे और बाहर उसके पास कोई भी नहीं था, वो अकेले खड़े थे। अंगादोर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाले थे। वहाँ पर जो व्यक्ति थे जो बिना ऑक्सीजन वाले चढ़ाई कर रहे थे वो थे अंगादोर जी बिना ऑक्सीजन से एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाले थे। ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन चढ़ना बोले तो बहुत कठिनाई होता है। क्यों बोले तो ऊंचाई के ऊपर जाते वक्त वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल्स कम रहते, जहाँ पर धरती के ऊपर ऑक्सीजन लेवल्स रहेंगे ना, पर्वत के ऊपर नहीं रहते बोलकर बोल रहे हैं। लेकिन इसके कारण उनके पैर ठंडे पड़ जाते थे। बिना ऑक्सीजन चढ़ना बोले तो वहाँ पर्वत के ऊपर बहुत मुश्किल से, इसलिए उनके पैर ठंड पड़ जाते थे बिना ऑक्सीजन के। इसलिए वहाँ ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहते थे। वहाँ पर इतने इस समय में और रात में नहीं जाना चाहते थे, जो रात के वक्त वो चढ़ नहीं सकते थे। इसलिए जो टाइम था उसी टाइम में जाकर आने वाले थे। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी का चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। वहाँ पर साउथ कैंप होकर एक था, उसके ऊपर जाने के लिए उसी दिन जाना और उसी दिन एक ही दिन ऊपर चढ़ना और एक ही दिन में वापस आना बहुत मुश्किल था। तो वो सोच रहे थे कि कैसे जाना। वहाँ तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उनके साथ जाना चाहूँगी। एक ही दिन में साउथ पोल को चोटी पर तक जाना और वापस आना बहुत कठिनाई और श्रमसाध्य होगा। इससे अलावा यदि अंगादोर जी के और पैर ठंड पड़ गए तो उसके लौट कर आने में जोखिम था। मुझे फिर भी अंगादोर जी के विश्वास था और साथ साथ में उनकी क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आवश्यकता थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। इस समय क्या हुआ, सभी लोग को पूछे थे तुम आओगे क्या मेरे साथ, बोले थे हाँ मैं आऊँगी तुम्हारे साथ, लेकिन इसमें कठिनाई है, लेकिन मैं इस कठिनाई को भी झेलकर तुम्हारे साथ आऊँगी बोलकर उनसे बोलती है। सुबह 7:20 पर जब अंगादोर जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ रहे थे, वहाँ पर 7:20 को वहाँ पर वो उनके बेस कैंप से बाहर निकले और दोनों चढ़ाई के लिए तैयार हो गए। निकले तो दिन ऊपर चढ़ाया, हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कार के काफी सुरक्षित और गर्मी थी। हमारे बगैर रस्सी की ही चढ़ाई थी। अंगादार जी निश्चित गति से ऊपर चढ़े हुए, मुझसे भी उनकी साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं थी। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलका चट्टान इतनी सख्त
कोट दिया था, उस गर्म कोट में उसको कुछ भी ठंड नहीं लग रहा था। ऊपर चढ़ते हुए थोड़ी हवा लग रही थी और तभी सूरज निकल रहा था बोलकर वो पूरे इस कैंप के दौरान क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं बोलकर बचेंद्री पांडे ने एक एक पॉइंट हमको बता रहे हैं। फावड़ा चलना पड़ा जिससे कि उसे हमें हुई बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। मैंने उस खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर रखी। वहाँ पर एक एक कदम रखते वक्त सोच समझ कर रखना पड़ेगा, जहाँ पर बर्फ एक एक बार पिघल कर नीचे गिरता रहता है। और जो औरंगजेब जी किस तरह से चल रहे उनके पीछे पीछे ये चलने लगे। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुँच गए। जो दो बहुत सारे घंटे लगते थे लेकिन ये 2 घंटे में ही उस शिखर पर पहुँच गए। अंगादौर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं, जिससे सुनकर वहाँ बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुआ, आनंदित हुआ। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल के शिखर कैंप पर पहुँचने में 4 घंटे लगे थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो शिखर पर दोपहर तक पहुँच जाएंगे। वहाँ पर बोल रहे एवरेस्ट शिखर तक हम इसी तेजी गति से 4 घंटे लगने में हम 2 घंटे में पहुँच गए थे। इसी गति से हम आगे चले गए तो बेस कैंप तक हम जो ऊपर शिखर है एवरेस्ट का शिखर है वहाँ तक 1 बजे तक हम पहुँच जाएंगे बोलकर बोल रहे थे। राहत हमारे पीछे पीछे आ रहे थे और जब हम दक्षिण शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वहाँ हमारे पास पहुँच गए। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाडू एक नाइलस की रस्सी लाया था, इसलिए अंगादौर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाडू एक हाथ से रस्सी पकड़ते हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपने सुरक्षा के बजाय हमारी संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लाडू ने ध्यान दिया कि मैंने ऊंचाई से लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की धारी ले रही थी। वहाँ पर और एक व्यक्ति था, लाडू उनके पीछे पीछे आ रहा था तो उनके साथ थोड़ी देर वो रुक गए थे वहाँ पर चाय पीने के लिए, रेस्ट लेने के लिए। तो तभी लाडू उनके पास आ गया और उसके पास रस्सी था। वो रस्सी लेकर आगे की चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़े और रस्सी के सहारे से वो ऊपर चढ़े और उनकी मदद ये कर रहा था बोल रहे थे। और वो ऊपर चढ़ते वक्त लाडू ने उसके ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर देखा, बचेंद्री पाल के ऑक्सीजन को देखा तो जो जितना ऑक्सीजन लेना था उतना नहीं ले रही थी, उससे कम ले रही थी और उसका ऑक्सीजन लेवल कम रहने से वो ज़्यादा बढ़ गया। उसको तब ऊंचाई चढ़ने से कठिन नहीं हुआ था, तब आसानी से चढ़ने लगे और ऑक्सीजन उसको अच्छा मिल रहा था बोलकर समझा रहे थे। दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ी गई। उसी ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भूर-भूरे बर्फी के कणों को चारों तरफ उड़ रहे थे, जिससे दुष्यंत तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढालन एकदम सीधी नीचे चल गई थी। वहाँ पर बहुत सारा ऊंचा दक्षिण शिखर के ऊपर बहुत सारा हवा आ रहा था, तो किस तरह से चढ़े रहे। मेरे सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार करने की सफलता बहुत नजदीक थी। वहाँ पर क्या उसको देखते और थोड़े देर में एवरेस्ट शिखर पर पहुँचने वाले थे, वो देखकर दंग आश्चर्यचकित हो गई। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैंने एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। वहाँ पर आखिरकार 23 मई 1984 में बेस जो कैंप था मेन कैंप के ऊपर 1:07 पर वो पहुँच गई थी एवरेस्ट शिखर पर। पहुँचने वाली पहली महिला कौन थी? बचेंद्री पाल थी। 1:07 पर वहाँ पर एवरेस्ट का आरोहण करा। किस दिन? 23 मई को। देखिए एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबाई सीधी ढालन को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षित था कि हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ को खुदाई की और अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया है। वहाँ पर एवरेस्ट की शंकु था, वहाँ पर ऊपर खड़े होने के लिए जगह नहीं थी 2 लोगों के लिए, तो वहाँ पर का बर्फ सीधा करे और 2 लोग वहाँ पर खड़े होने के लिए इंतजाम कर दिए। इसके बाद मैंने अपने घुटनों के बल के ऊपर बैठा, बर्फ पर अपनी माथे को लगाकर मैंने सागर माते का ताश का सुमन किया। वहाँ पर वो पहली महिला थी जो एवरेस्ट शिखर के ऊपर पहुँचने वाली, तो वहाँ पर ऊपर का बर्फ को वो अपने माथा से लगाई और उस सागर माता, जो नेपाल के लोग एवरेस्ट को क्या कहते हैं, सागर माता कहते, उसको प्रणाम किया और छुपाया। बिना उठे मैंने
अपनी थैली में से दुर्गा माता का चित्र, हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनका अपने हाथ का ही लाल कपड़े में लिपटकर छोटी सी पूजा अर्चना की और इनकी बर्फ में दबा दी। वहाँ पर क्या उसके साथ दुर्गा माँ का जो फोटो था और हनुमान चालीसा लाई थी उसे लाल कपड़े में लिपटकर उस बर्फ में रखा था और छोटी सी पूजा करके प्रणाम किया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। उसी क्षण उस माता पिता को याद करें जो इतने ऊपर आने के लिए उनके माता पिता ने उनको प्रोत्साहन किया कि आप आए बोलकर उनके माता पिता और भगवान की प्रणाम की। जैसे मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़कर और मैंने अपने रज्जु नेता अंगदोर के प्रति आधार भाव से झुकी। जो उनके साथ आए थे रज्जु नेता अंगदोर जी, उनको भी प्रणाम किए। अंगदोर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य की ओर पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने की बधाई दी। जो पहले व्यक्ति थे बिना ऑक्सीजन के ऊपर चढ़ गए थे उनको बधाई दी। मैंने वो मुझे बधाई दी, मैं उनको बधाई दी बोलकर बोल रही। उन्होंने मुझे गले से लगा और मेरे कानों में फुसफुसा हुए, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उनके कानों में फुसफुसा देते हुए कहा कि दीदी तुमने बहुत अच्छा चढ़ाई किया और अच्छे से एवरेस्ट को पहुंच गए बोलकर बोल। कुछ देर बाद सोनम गुलजर पहुंचते और उन्होंने फोटो लेना शुरू कर दिया। वहां पर वो पहुंचते ही आ गया और वो बोले आए वो फोटो निकाले, वो किस तरह से चढ़े क्या वो पूछा और फोटो निकाले। इसी समय तक लहटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों ओर होने की सूचना दे दी। तब मेरे हाथ में वॉकी टाकी दिया था। कर्नल कुल्लन हमारी सफलता का बहुत प्रसन्न हुए थे। कर्नल कुल्लन थे जो इस पूरे एवरेस्ट के लिए चढ़ने वाले सभी महिलाओं के लिए प्रेरित थे और वो भी बधाई, सभी लोग उनको वॉकी टॉकी में बधाई देने लगे। मुझे बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस अतुलनीय उपलब्धि को लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँ। जो इतनी बड़ी मुश्किल से तुमने एवरेस्ट चढ़ाई, तुम्हारे माता पिता को मैं बधाई देना चाहता हूँ, कंग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ बोलकर बोला। वे बोले कि देश के तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार के वापस जाओगी जो तुम्हारे लिए अपनी पीछे छोड़ी हुई संसार में एकदम भिन्न हो। आप ये कहने लगे जितने दिन तुम इस संसार में थी अब अलग ही। तुम एवरेस्ट चढ़ने से देश का नाम भी गर्व हो गया और देश का नाम ऊंचाई कर दिया और तुम्हारे देश के प्रति तुम्हारा बहुत बड़ा गर्व है और देश बहुत गर्व है तुम्हारे जैसी महिलाओं को प्राप्त कर। आपसे तुम्हारा पूरा संसार बदल जाएगा और सभी लोग तुम्हें सम्मान से देखेंगे बोलकर उन्हें कर्नल बोलते हैं। और इस तरह से हमको इस पूरे पार्ट में एवरेस्ट किस तरह से चढ़ी, क्या हमें एवरेस्ट चढ़ते वक्त किस तरह की कठिनाई आई, इस पूरे पार्ट के द्वारा हमें समझाया। और एक बार आप लोग सभी लोग बच्चों एक बार इस पूरे पार्ट को अच्छे से पढ़ो और समझ लो और जो दिए गए उत्तरों को लिखो। ओके, धन्यवाद।